हाँ जी, तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों ये इसकी जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन थी वो बात करती थी किसके ऊपर, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। यानी कि पहले मैक्सवेल ने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे, फिर उसने सेकंड इक्वेशन में बात की मैग्नेटिक फील्ड पे यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक्स पे। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में उसने इन दोनों का मिलाप यानी कि इन दोनों के ऊपर बात की, यानी कि इन दोनों का जो मिक्सचर था मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिसिटी गुजारने से पैदा हुई। और इस पे वर्क किया था बच्चों हमारे फेरेडेज ने बच्चों कहा जाता है कि 18 साल तक अब एक मैग्नेट को अपनी जेब में रखा, ये चीज ढूंढने में कि कैसे हम बिजली की मतलब कि मैग्नेट की मदद से बिजली जनरेट कर सकते हैं। ये फेरेडे चाहता था, लेकिन वो ये समझ नहीं था पाता कि कैसे हम बिजली जनरेट कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट कैसे जनरेट कर पाए। तो बाद में उसे ये चीज बच्चों पता चली कि जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स एन ईएमएफ, यानी कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कह लो, वो हमें क्या जनरेट करके देती है, ईएमएफ जनरेट करती है। तो ईएमएफ को ई से बच्चों मेंशन किया जाता है। तो दैट्स व्हाई ये इसके पास इक्वेशन आई जो फेरेडेज की इक्वेशन थी। ठीक है बच्चों, फेरेडेज की इक्वेशन आई थी EMF इज इक्वल टू, EMF को स्मॉल ई से भी बच्चों मेंशन किया जाता है और इस सी से भी मेंशन किया जाता है, लेकिन इसे एप्सिलॉन भी समझा जाता है। दैट्स वाई मैंने इसको वैसे स्मॉल ई लिखता तो अच्छा रहता, तो इसको इस तरह से अभी मैं लिख देता हूँ अभी के लिए आपके लिए। ठीक है, EMF मैंने EMF ही लिख दिया। तो ये बच्चों बराबर आया था माइनस टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, ये आया था हमारे पास। और जैसा कि आपने देखा कि मैक्सवेल ने अपनी सेकंड इक्वेशन में गाउस की हेल्प से एक इक्वेशन बनाई थी कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा की जा रही है तो वो किसके बराबर होता है, क्लोज सरफेस में। वो बराबर होता है बच्चों क्लोज सरफेस में अकॉर्डिंग टू सरफेस वॉल्यूम के, इंटेग्रल उसका लिया जाता है क्लोज सरफेस में किसके साथ बच्चों, बताएं मुझे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी स्टडी की है सेकंड इक्वेशन में जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको दिखाई है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स को रिप्लेस कर देंगे बच्चों बी के साथ और डी एस के साथ। तो देखें फिर ये इक्वेशन किस तरह की कुछ नज़र आएगी हमें। देखें फिर हमारे पास आ जाएगा ई एम एफ इज इक्वल टू, ये बच्चों किस चीज़ पे बात करिए, ये मैग्नेटिक फील्ड पे अभी बात हो रही है हमारी। ठीक है, तो देखें ये इक्वेशन कुछ किस तरह से चली गई, माइनस तो बाहर चला गया। ठीक है, और इस तरह से इंटेग्रल आपका आ गया। ठीक है, इंटेग्रल ऑफ क्लोज सरफेस, और नीचे एस लिखो या ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लिख दें तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो देखो उसके बाद बच्चों बी देखें, अब हमने फ्लक्स की जगह हमने ये चीज़ पुट करनी है, ये जो इंटेग्रल और ये वगैरह वगैरह। तो देखो डेरिवेटिव भी अंदर चले गए। ठीक है, ये डी ओवर डी टी अंदर चला गया। ठीक है, ये इंटेग्रल हमने एक साइड पे कर दिया। देखो मैंने क्या किया, फ्लक्स की जगह ये इंटेग्रल बी डॉट डी एस पुट किया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे छोटा सा पुट करके दिखा ही देता हूँ कि ये ना हो गए बच्चों बाद में बोलो कि सर आपकी समझ ही नहीं आई। ये देखो बी डॉट डी एस, ये इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ, इसकी जगह। ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पे पुट करो तो देखो इंटेग्रल इनसे रिलेशन ही नहीं रखता सरफेस के अकॉर्डिंग है, डेट्स वाई वो तो पीछे चला गया। माइनस भी नहीं था, माइनस भी मैंने शुरू में ही रखा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी टी, और फ्लक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा, बी पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बी लिख दिया गया और साथ में बच्चों क्या आ गया, डॉट डी एस। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये इक्वेशन बन गई अभी के लिए। तो अब बच्चों देखो ये थी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, लेकिन फैराडे ने हमें बच्चों आपको पता ये इस चीज़ का पता होना चाहिए, कई बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि फैराडे ने हमें ये भी बताया था कि ईएमएफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कुछ करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें कुछ अपना रोल रखती है। वो क्या रोल था वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ज़रा देखिएगा। वो रोल था हमारे पास कुछ यूँ, ये बच्चों क्लोज सरफेस में ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई से मेंशन किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसका था डीएल के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे एल आ गया था। अब बच्चों यहाँ पे हम एक लॉ का भी इस्तेमाल करेंगे जिसे स्टोक्स लॉ कहते हैं। उस लॉ का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगी क्या छेड़छाड़ मैंने करनी है। अब देखो ये बच्चों ईएमएफ की दो टाइप्स होगी, मतलब कि एक तरफ उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात की, एक तरफ उसने मैग्नेटिक फील्ड पे बात की। आप ये वेक्टर फॉर्म को हटा दीजिएगा क्योंकि हमने सिर्फ इनकी उनसे ही बात करनी है, क्या नाम है बच्चों, मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो आप ये वेक्टर फॉर्म को ऊपर से हटा दीजिएगा। तो ईएमएफ देखो बच्चों, जैसा कि मैथ भी कहता है कि अगर हमारे पास ईएमएफ देखो यहाँ पे, अगर हमारे पास लेट से उस मैथ कहता है कि अगर x इज इक्वल टू 3 है ना, तो वो एक साइड पे x इज इक्वल टू 2 है, तो आप ये कह सकते हो कि 2 इज इक्वल टू 3 है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये मैंने आपको एज एन एग्जांपल बताया, यानी कि वो कहता है कि अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी, राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए इक्वेशन की। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ये हमें मैथ कहता है।
तो यहाँ पे भी बच्चों यही होगा, देखो इनकी लेफ्ट साइड, दोनों की राइट साइड सॉरी इक्वल है, ईएमएफ ईएमएफ, तो लिहाजा मैं इन दोनों को इक्विलेट करवा सकता हूँ। आपने कहना है दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज अवर इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये आपने बच्चों यहाँ पे लिख देना। कंपेयर कर रहे हैं मतलब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो बच्चों कंपेयर करेंगे तो इनकी राइट साइड तो इक्वल आ जाएगी, लेकिन लेफ्ट साइड आपस में कंपेयर हो जाएगी। किस तरह से देखें, इस तरह से ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इस तरह से बच्चों, ई डॉट डी एल, यहाँ पे एल ओके, और इस साइड पे आ जाएगा माइनस सरफेस चार्ज डी बी और डी टी, साथ में बच्चों क्या आ गया, डी एस, ठीक है, ये आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ स्टोक्स लॉ हमारी कैसे मदद करेगा। हम यहाँ पे आपने लिखना है बच्चों इसके नेक्स्ट स्टेप में अप्लाइंग स्टोक्स लॉ, या इससे पहले, इस स्टेप से पहले एक कदम ना आपने ये कर लेना, ठीक है, ये काम पहले ही कर लेना, अप्लाइंग स्टोक्स लॉ। तो देखो बच्चों स्टोक्स लॉ हमें इस तरह हमें हमारी इस तरह से मदद करता है कि ये एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाने में हमारी मदद करता है। मतलब कि हम लेंथ चार्ज डेंसिटी से, यानी आप कह सकते हो एक चार्ज डेंसिटी से दूसरी चार्ज डेंसिटी में डिलीवरिंग करने का ये काम करवाता है। तो लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, हम लेंथ को लेके जा सकते हैं दूसरी फॉर्म में, ये जो अपना क्या नाम है इसका, सरफेस फॉर्म में। तो देखिए मैं सरफेस फॉर्म में इसको लेके चला जाऊँगा अभी। तो बच्चों देखो जब मैंने स्टोक्स लॉ अप्लाई किया, अप्लाइंग स्टोक्स लॉ, आगे आप ये भी लिख सकते हैं एट इक्वेशन 2, ठीक है, हम इक्वेशन 2 पे स्टोक्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, या आप ये इक्वेशन लिखने के बाद इसके ऊपर स्टोक्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखें इसमें कन्वर्ट हो जाएगी सरफेस में, ठीक है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले थी ये लेंथ चार्ज डेंसिटी, अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट हुई, तो क्या क्या इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बताने लगूँ। इस पर एक तो इफेक्ट पड़ेगा बच्चों कि इसके साथ डेल मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे हमारा वॉल्यूम में कन्वर्जन होती है। आपको पता है जब मैंने डाइवर्जेंस अप्लाई की थी गाउसेस की डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया था, तो क्या हुआ था, यहाँ पे डेल आया था वॉल्यूम में, जब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी को, ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गई, तो ये इस तरह से इफेक्ट हुई। यहाँ पे भी बच्चों वही काम होना, देखिए यहाँ पे आ जाएगा डेल डॉट ई, और होल के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, डी एस, ठीक हो गया, ये चीज़ आ जाएगी। और सॉरी बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट नहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आने की वजह ये है क्योंकि इसमें हमारे पास लेंथ से हम सरफेस में, लेंथ से जब सरफेस में जाते हैं फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, लेकिन सरफेस से अगर वॉल्यूम में जाना चाहें फिर डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको याद रखिएगा। लेकिन आपने जहाँ तक करना है आपका तो यहीं तक ही लेना देना ना, तो आप यही याद रख लें तो अच्छी बात है कि स्टोक्स लॉ लगाया जब लेंथ पे, तब हमें क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के दरमियान लगाना पड़ा, और ऊपर गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया तो डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ा, ठीक है। तो वो इतना छोटी सी डेरिवेशन है, उसका इतना खास को नहीं है। तो देखो अब हम इसको करेंगे यहाँ पे पुट, तो ये कैसे आ जाएगी, देखो बच्चों हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगी। अब कहानी इस साइड पे सरफेस चार्ज के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया इसका इंटेग्रल, ठीक है, और ई की जगह पुट हो गया डेल्टा क्रॉस प्रोडक्ट विद ई, और साथ में डी एस, ठीक है बच्चों, और इस साइड पे आ गया माइनस इंटेग्रल अकॉर्डिंग टू सरफेस डी बी और डी टी, और साथ में वही चीज़ जो इस साइड पे है यानी कि डी एस। ये बच्चों एक लिहाज से देखा जाए यहाँ पे भी डॉट ही है एक लिहाज से, ठीक है, यही समझे, मतलब मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो लिहाजा आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, यानी कि जो दोनों तरफ से कट सकती है। आपने कटिट का निशान नहीं लगाना, अक्सर बच्चे कटिट का निशान लगा देते हैं, ये एक पूरे मेथड के थ्रू कटता होता है, तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं ऐसे काट सकते दोनों तरफ से, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसे ना कीजिएगा। लेकिन आप वैसे इसका आंसर मतलब डायरेक्ट लिख लीजिएगा ये इस तरह से समझ के, क्योंकि आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, अभी आप मैथ नहीं पा रहे, अभी आप ईजी क्या चीज़ पा रहे हो, ईएमटी पा रहे हो, तो लिहाजा इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो मैथ का मैं आपको वैसे इजी टर्म बताऊंगा। देखो बच्चों इंटेग्रल दोनों तरफ सेम है, तो ये दोनों तरफ ऐसे कट गया, आपने ये निशान नहीं लगाना, ये जो मैंने ऐसे कटिट का लगाया ये आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। डी एस दोनों में कॉमन है, ये भी कट गया, ऐसे ही समझो, लेकिन ये एक मैथ के रूल के अकॉर्डिंग कटता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो पीछे क्या रहेगा, डेल्टा का क्रॉस प्रोडक्ट ई के साथ जो कि बराबर आ रहा है माइनस डी बी ओवर डी टी के, और यही था आपका बच्चों क्या, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन प्रूफ। तो देखें ये सारी डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन काफ़ी इजी है। ईएमएफ इसमें असल चीज़ है फेरेडेज की दो इक्वेशन, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड की, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। उसके बाद इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, स्टोक्स लॉ लगाया, दूसरी चीज़ है स्टोक्स लॉ जो आपने याद रखना है। तो ये स्टोक्स लॉ लगा और ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन प्रूफ होगी यहाँ पे।